भारत में इस साल के पहले चक्रवाती तूफान मोचा के आने की आहट सुनाई देने लगी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अभी इस चक्रवाती तूफान के रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बावजूद एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि यह तूफान तबाही मचा सकता है। ये 2022 में आए चक्रवाती तूफान आसानी जैसा हो सकता है। इसके आने से 10 मई को कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर 6 मई को चक्रवात डेवलप हो सकता है। 7 मई को यहां हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 8 मई को यह उत्तर दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान के रास्ते और उसकी तीव्रता के बारे में ज्यादा जानकारी 7 मई को पता चल पाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चक्रवाती तूफान का संभावित रास्ता पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों की ओर हो सकता है। तूफान का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक पड़ सकता है। तमिलनाडु में इसकी वजह से बारिश बढ़ने की संभावना अभी तो नहीं है। 10 मई से तमिलनाडु में तापमान बढ़ सकता है। ओडिशा सरकार ने 18 तटीय और आसपास के जिलों को सतर्क कर दिया है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। 7 और 8 मई को अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह हल्की बारिश होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 10 मई को हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। कुछ जगहों पर भारी से तेज बारिश होने की संभावना भी है। तूफान मोचा को देखते हुए मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 7 मई से मछुआरे छोटे जहाज, नावों और ट्रैवलर को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से दूर रहने की सलाह दी गई है। जो लोग यहां पर हैं उन्हें 7 मई से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाने को कहा गया है। टूरिज्म, शिपिंग और अन्य गतिविधियों को 8 से 11 मई तक रेगुलेट करने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी तक चक्रवात के देश के तट पर लैंडफॉल करने का कोई पूर्वानुमान नहीं आया है। फिर भी इस तूफान से लड़ने की हर संभव तैयारी की जा रही है। आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि तूफान को मोचा का नाम कैसे दिया गया, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC और उस कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र TCWC उन चक्रवातों को नाम देते हैं जो दुनिया भर के किसी भी महासागर बेसिन में बनते हैं। आईएमडी दुनिया भर में कुल 6 RSMC में से एक सदस्य है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नाम देता है। एक चक्रवात को एक विशिष्ट नाम तब दिया जाता है जब उसकी गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक होती है। इस बार के चक्रवात को आईएमडी ने मोचा नाम दिया है। अगर तूफान की रफ्तार 74 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो इसे हरिकेन, साइक्लोन या टाइफून माना जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों के नाम इस क्षेत्र के 13 देश तय करते हैं। इस क्षेत्र में बने चक्रवातों का नामकरण करने वाले ग्रुप में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। वहीं ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और अमन भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों का नामकरण करते हैं। चक्रवातों के नाम देने वाले समूह में शामिल देश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम देते हैं। जैसे बांग्लादेश पहले आता है तो वह पहले नाम सुझाएगा, इसके बाद भारत, फिर ईरान नाम देंगे। ग्रुप में शामिल देशों से अगले 25 साल के लिए नाम लेकर एक सूची बनाई जाती है। इन्हीं के नामों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं। नई सूची में देशों ने जो नाम दिए हैं उससे भारत की ओर से दिए गए नामों में गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलाधि और बेग जैसे नाम शामिल हैं। माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे ही आएंगे। हर साल अप्रैल, मई और अगस्त, अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में ऐसे कई तूफान या चक्रवात उठते हैं जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में भारी तबाही लेकर आते हैं। 65% तूफान इसी समय आते हैं। इस समय पश्चिम से पूरब तक शक्तिशाली मौसमी हलचल उत्पन्न होती है। विश्व में ऐसा कोई भी मौसम वैज्ञानिक फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ है जो चक्रवात या समुद्री तूफान की तीव्रता की सटीक जानकारी उपलब्ध करा सके। तूफान कब और कहां आएगा इसकी जानकारी तो मौसमी उपग्रहों और वार्निंग सिस्टम से मिल जाती है, लेकिन यह तूफान कितना विध्वंसकारी होगा इसकी जानकारी देने में अब भी असमर्थ हैं। 20वीं सदी से लेकर अब तक आए तूफानों ने अरबों खरबों की संपत्ति का विनाश कर दिया, साथ ही भारी जानहानि भी हुई है। आइए बंगाल की खाड़ी में उठते हुए समुद्री तूफान की पृष्ठभूमि को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश हम करते हैं।
बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ये आकार में त्रिकोणाकार है। इसके पश्चिमी भाग में भारत और श्रीलंका आते हैं। उत्तर भाग में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी का कुल क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। इसे प्राचीन काल में महोदधि के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से गंगा, पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी सबसे अधिक चक्रवाती तूफानों के लिए जानी जाती है। इतिहास के 35 सबसे बड़े घटक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में से 26 चक्रवात केवल बंगाल की खाड़ी में ही आए हैं। इसके ऊपर इसके त्रिकोण आकार के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात बड़ी तेजी से बनता है, जिसमें हवाएं 74 मील अर्थात 119 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसी गति से चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिकतर ऐसे चक्रवाती तूफान इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है और साइक्लोजेनिस क्षेत्र अन्य पश्चिमी तटों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। गोवा में सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई, लेकिन एस जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया और दूर से ही सलाम नमस्ते किया, तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। बैठक खत्म होने के बाद एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बिलावल के सामने ही पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री का प्रमोटर और प्रवक्ता है। उसकी विश्वसनीयता उसके फॉरेन एक्सचेंज से भी ज्यादा गिरते जा रही है। इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बिलावल ने आर्टिकल 370 खत्म करने के भारत के फैसले को गैर कानूनी बताया था। बिलावल ने कहा कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर भारत ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। एस जयशंकर ने इसके जवाब में पाक विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और पोषण करने वाले के साथ हम बैठ नहीं सकते। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर भी G20 की बैठक में शामिल है और वहीं यह बैठक होगी। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए G20 और श्रीनगर मुद्दा है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। एस जयशंकर ने आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. आप विदेश मंत्री जयशंकर को सुन रहे थे। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों पर भी खुलकर बात की। एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के बीच तथाकथित कॉरिडोर के बारे में एससीओ की बैठक में एक नहीं 2 बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कनेक्टिविटी विकास के लिए जरूरी है, लेकिन कनेक्टिविटी किसी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती। गोवा में एससीओ मीटिंग के लिए रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ की, साथ ही क्रेमलिन अटैक के लिए अमेरिका और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस हमले को भूल जाएंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को झूठ बोलने की पुरानी आदत है, दुनिया उससे वाकिफ है। पूरी स्थिति उस संकट को दर्शा रही है जो जेलेंस्की के नेतृत्व वाले शासन के व्यवहार से कहीं अधिक गहरा है। तो एससीओ की मीटिंग में आपने देखा एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सुनाई, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। अब चलते हैं सीधा रूस और यूक्रेन के बीच जो तलखी और बढ़ गई है। क्रेमलिन हमले के लिए रूस ने अमेरिका और यूक्रेन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी झलक गोवा में हो रहे एससीओ समिट में देखने को मिली। पुतिन पर हुए ड्रोन हमले का रूस गिन गिन कर बदला लेना शुरू कर चुका है।
रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन पर अब हर रात भारी है। हर बीतते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। किसी भी दिन यूक्रेन के आसमान में शोलों की भारी बरसात हो सकती है। हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने भय पसरा है कि किसी वक्त पुतिन की सेना बारूद बरसाकर प्रतिशोध न ले ले, क्योंकि क्रेमलिन पर हमला रूस की प्रतिष्ठा पर हमला है। रूस ऐसा मानता है। पुतिन अब चुप हैं, लेकिन उनके दिमाग में खौफनाक प्लान चल रहा है। निसंदेह प्लान तबाही का है, जो यूक्रेन की तबाही का है, लेकिन तबाही का जरिया क्या होगा, इस पर मंथन हो रहा है। एक्सपर्ट भी पुतिन के एक्शन को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि आक्रमण के दायरे में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप हो सकता है। वे देश हो सकते हैं जो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और अगर यूक्रेन के साथ वो फिर खड़े हुए तो रूस तबाही मचाएगा। यूक्रेन को वे स्पेस दे रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और रूस इस पर ऐतराज जता चुका है। जो खबरें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन में आखिरी तबाही की तैयारी की जा रही है। जो संकेत मिल रहे हैं उनमें रूसी फौज ने सारी परिस्थितियों को चेक करते हुए यूक्रेन पर फुल स्केल एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया है। रूसी प्लानिंग का आधार है पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट। 28 फरवरी के डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेनी एयर डिफेंस की कमजोरी का जिक्र किया गया है। पेंटागन पेपर्स लीक से बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की S-300 और BOK सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। एयरक्राफ्ट क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की क्षमता उसकी घट गई है। रूस के लगातार क्रूज मिसाइल हमले रोकने के लिए ये मिसाइलें खर्च हुई थीं। रूसी फौज ने यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े अटैक किए हैं। हमलों के लिए कामिकेज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। यानी यूक्रेन पर सबसे बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है। अगर वाकई पुतिन ने यूक्रेन पर एयरफोर्स से हमला शुरू कर दिया तो कीव से लेकर बड़े शहर यूक्रेनी शहर में तबाही मच सकती है। रूस लगातार कहता आ रहा है कि उसने यूक्रेन में अपनी ताकत का इस्तेमाल कहीं नहीं किया। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अगर रूसी एयरफोर्स किसी देश के खिलाफ ऑपरेशन करे तो उससे निपटना काफी मुश्किल हो सकता है। रूस के पास दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स है, जिसमें 900 फाइटर जेट्स और 120 बॉम्बर्स हैं। यूक्रेन वॉर में नुकसान के बावजूद रूसी एयर पावर अजेय मानी जा रही है। पुतिन ने इस वॉर में अभी तक अपनी एयर पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। अगर रूसी एयर पावर का इस्तेमाल होगा तो यूक्रेन कहीं भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि रूस के पास MiG-35, सुखोई 35, सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस की एयरफोर्स यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के नाम पर यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम के मिसाइल स्टॉक को खत्म कर दिया है। हालात ये है कि अब यूक्रेन के पास एयर डिफेंस के नाम पर इतनी मिसाइलें नहीं बची हैं कि वो यूक्रेन पर गिरने वाली हर मिसाइल या ड्रोन को टारगेट कर सके। जेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं कि उसके एयर डिफेंस के कमजोर होने के क्या मायने हैं। इसलिए जेलेंस्की अपने पश्चिमी सहयोगियों से लगातार एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड करते रहे हैं। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दिए भी हैं। यूक्रेनी डिफेंस पर पूरी रिपोर्ट की बात करें तो यूएस ने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर गोला बारूद देने का ऐलान किया है। यह मदद यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव तैयारियों के लिए दी जा रही है। नेटो ने भी यूक्रेन को मिसाइल सिस्टम दिए हैं। नवंबर में यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। यूक्रेन को 4 अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मिल चुके हैं। लेकिन दिक्कत एक ये भी है कि ये डिफेंस सिस्टम रास्ते ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अभी तक रूस ने अपनी एयरफोर्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस गुस्से में है और रूसी बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला बोल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की तबाही को कोई रोक नहीं सकता है और युद्ध उसी दिशा में चला जा रहा है। आज नेशनल कार्टूनिस्ट डे है, तो अब बात इसी की हम आज करते हैं। बड़े बड़े अनुच्छेदों में छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई अखबारों पत्र पत्रिकाओं की खबरों को पढ़ने में आजकल भले लोगों की रुचि उतनी न रही हो, लेकिन जहां कोई कार्टून छिपा होता है दिख जाए तो वहां आप ध्यान जरूर लगाते हैं और आपका ध्यान बरबस चला भी जाता है।
एक कार्टूनिस्ट अपनी सूझबूझ और रचनात्मकता से कार्टून के रूप में ऐसा आकर्षण पैदा करता है जिससे पाठक को उसका पूरा उद्देश्य झट से समझ में आ जाता है। एक प्रभावी कार्टून कई वर्षों तक पाठक के मानस पटल पर छाया रहता है और सालों बाद जब किसी पुराने मुद्दे की बात होती है तो पाठक को उससे संबंधित कार्टून याद आ जाता है। किसी लेखक को अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने के लिए कई सारे पन्ने और स्याही खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक कार्टूनिस्ट उसी बात को छोटी सी जगह में बनाए गए चित्र के माध्यम से पहुंचा देता है। सरकाज़्म की ये खासी होती है, खूबियत होती है। इन्हीं कार्टूनिस्टों की महत्वता को याद करने के लिए हर वर्ष 5 मई को पूरी दुनिया में नेशनल कार्टूनिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 5 मई 1895 कि जब न्यूयॉर्क के संडे मॉर्निंग पेपर न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने अपने पाठकों को एक सरप्राइज दिया था। इस अखबार ने एक बड़े कान वाले छोटे लड़के का रंगीन चित्र जारी किया जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। अमेरिकी कॉमिक स्ट्रिप के लेखक रिचर्ड आउटकॉल्ट द्वारा बनाई गई इस कॉमिक स्ट्रिप को होगेंस एले कहा गया और बाद में इसका नाम बदलकर द यूले किड कर दिया गया। ये दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल कार्टून बना जिसे बाद में होर्डिंग्स, पोस्टकार्ड्स आदि पर छापा जाने लगा। द येलो किड की वजह से कार्टून एक लोकप्रिय समाचार पत्र की विशेषता बन गए और समय के साथ प्रतिभाशाली कार्टूनिस्टों और चित्रकारों की मांग भी बढ़ती गई। इसलिए तब से इस दिन को नेशनल कार्टूनिस्ट डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आज किसी भी राजनीतिक घटना पर कटाक्ष करने से लेकर समाज की बुराइयों को चित्रित करने के लिए और तो और लोगों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देने के लिए भी कार्टून को एक प्रभावशाली माध्यम के रूप से देखा जाता है। और ये देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम में जो पहली बार ये कार्टून छपा था और उस कार्टून के बाद किस तरह कार्टून ने और कार्टूनिस्ट ने हमारे दिलो दिमाग पर पूरी तरह असर रखा, वो भी हम इस कार्टून से समझ सकते हैं। और कार्टून में व्यंग छिपा होता है, सरकाज़्म छिपा होता है जो पाठक और दर्शक को खूब भाता है, क्योंकि दर्शक और पाठक बिल्कुल कहानी पढ़ने से ज़्यादा इसमें अपने आप को खोना चाहते हैं। आप भी इस कार्टून को देखें और न्यूयॉर्क टाइम्स की उन यादों के साथ अपने आप को जोड़ें कि पहला कार्टून जब बना था तब लोगों ने इसके विषय में कितनी सोच रखी होगी। और अब एक अलग खबर। लोग सोचते हैं और ये मानते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अब ये उहापोह आपको कहां कहां लेकर जाती है, उसे लेकर आपकी खुशी और पैसे के बीच एक दीवार जरूर खड़ी होती है। साथ ही लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा खुशी की गारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से खुशहाली का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। पैसे की कमी तरसाती और तड़पाती है, लेकिन ज़्यादा पैसा बेचैन करता है, आपकी नींद चुरा लेता है। ये बात पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के एक सर्वे में सामने आई है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ पैसा ही खुशी की गारंटी या पैमाना है। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के सर्वे के मुताबिक जरूरत से कम और जरूरत से ज़्यादा दोनों ही सूरत में पैसा हमारी खुशहाली को कम करता है। यानी अगर आपके पास पैसा ज़रूरत से कम है तब भी आप खुशहाल नहीं होंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने पर तो खुशहाली की कोई गारंटी है ही नहीं। इस निष्कर्ष के बाद ये कहावत झूठी नजर आ रही है कि जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि ज़्यादा पैसा होंगे तो ज़्यादा खुशहाली आएगी। ये रिसर्च कहती है कि मिडिल क्लास के हिस्से में सबसे ज़्यादा खुशी आती है। फिलहाल भारत में मिडिल क्लास 30% है, जो कि कई देशों से ज़्यादा है। इस 30% आबादी की आय 5 लाख 30 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष है। हालांकि मिडिल क्लास की इनकम को अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से परिभाषित भी किया जाता रहा है, लेकिन फिलहाल इसे 5 से 30 लाख सालाना माना गया है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यह है कि 2047 तक मिडिल क्लास की आबादी की प्रतिशत 63 तक पहुंच सकती है। यानी आज़ादी के 100 सालों के बाद भारत की खुशहाली दोगुनी से ज़्यादा हो जाएगी। अगर बात करें दुनिया के मिडिल क्लास की, तो वर्ल्ड बैंक की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5 में से 4 व्यक्ति मिडिल क्लास इनकम वाले हैं। अपर मिडिल इनकम
क्लास वाले 9% हैं, मिडिल इनकम वाले 13%, गरीब 15% हैं और अमीर 7% हैं। लोअर मिडिल इनकम वाले लोग दुनिया में 56% हैं। भारत की बात करें तो 2004 से 5 तक मिडिल क्लास आबादी सिर्फ 14% थी और आज़ादी के वक्त तो मिडिल क्लास की आबादी केवल 2% हुआ करती थी। एक अच्छी बात यह भी है कि देश में 52% आबादी वो है जो अगले कुछ सालों में मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएगी। देश हो या दुनिया, हर जगह ज्यादातर योजनाएं और नीतियों का या तो गरीबों के लिए बनाई जाती है या फिर अमीरों के हित को ध्यान में रखकर बनती है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास की सुविधाओं, सहूलियतों पर भी ध्यान देने की खास जरूरत है। देश को खुशहाल बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। गरीबों के उत्थान की योजनाएं ही उन्हें मिडिल क्लास श्रेणी में लाकर खुशहाल बनाएगी और मध्यम वर्ग को सहूलियतें, राहतें मिलते रहेंगी तो वो ज्यादा खुशहाल होंगे। हो सकता है वो अपने करीबियों को भी मिडिल क्लास में लाने की कोशिश करेंगे जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन अभी हो इसका उलट आ रहा है। ज्यादातर सरकारें तो यही कहती हैं कि मध्यम वर्ग को ज्यादा सहूलियत देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी सहूलियत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर इस मिडिल क्लास को सहूलियत मिल जाए तो देश तेजी से खुशहाल होगा। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि आमदनी बढ़ने पर लोग अपनी खुशी और जरूरत को पूरा करने के लिए कार, बाइक, फ्रिज और एसी खरीदने लगे हैं। भारत की 7.5% फैमिली के पास अपनी कार है, 49.7% परिवारों के पास अपनी बाइक है, वहीं 24% भारतीय घरों में एसी और कूलर है, जबकि देश के 38% घरों में फ्रिज है। ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ के 2019 से 21 के किए गए सर्वे के में सामने आए हैं। सरकारें अगर इस रिसर्च पर ध्यान दें और मिडिल क्लास पर थोड़ा फोकस करें तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है, क्योंकि देश को मिडिल क्लास ही चलाता है। वो कड़ी मेहनत करता है और अपनी इनकम से वो टैक्स भी अदा करता है। मिडिल क्लास को खुद पर भरोसा होता है, उसे सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, वो कुछ मांगता भी नहीं है, लेकिन उससे छोटी छोटी राहतों की उम्मीद जरूर रहती है। उसकी यही छोटी छोटी उम्मीदें अगर पूरी हो जाए तो वो खुद को खुश रखेगा, साथ ही अपने करीबियों को भी मिडिल क्लास की कैटेगरी में लाने की कोशिश करेगा। तो ये न्यूज़ इनसाइट का ये एपिसोड था, आपने देखा। उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा और आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।